हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल साइंस एकेडमी ऑफ फिजिक्स क्लास। और आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से क्या हमें बेसिकली क्या मिलता है कि गॉस लॉ से हम कोई भी अगर क्लोज सरफेस है तो उसका फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो है बहुत ही मतलब सिंपल मेथड से इजीली निकाल सकते हैं। तो गॉस ने क्या बताया, जो गॉस साइंटिस्ट थे, so the net electric flux through closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by surface। मीन्स कोई किसी भी क्लोज सरफेस का नेट चार्ज अगर हमें निकालना है, कोई भी क्लोज सरफेस कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्पेयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो या कोई भी रिलीवर शेप सरफेस, उसका नेट फ्लक्स जो है वो नेट फ्लक्स निकालने के लिए फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब इसके अंदर कोई भी जो चार्ज रखा है नेट चार्ज होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, क्यू, 3Q, 4Q, 5Q, जो, बट नेट चार्ज होना चाहिए। क्यू इनसाइड मतलब इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इतने सिंपल फॉर्मूले से हम इसके अंदर का मतलब इसका जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स जो है थ्रू क्लोज्ड सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस हम निकाल सकते हैं। तो हमारा फ्लक्स तो हम वैसे भी निकाल सकते थे कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनल मेथड से कैसे निकाल लेते अपन? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये अपना कन्वेंशनल मेथड है, पर ये मेथड से क्यों क्लोज सरफेस का जो है बहुत इजीली हमें निकाल सकते हैं। बस चार्ज अगर हमें पता हुआ इसके अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कौन सा कितना चार्ज रखा है, तो चार्ज इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और चार्ज जो है बस इनसाइड ही चार्ज होना चाहिए, बस सरफेस के जो क्लोज सरफेस है उसका इनसाइड ही चार्ज होना है। आउटसाइड चार्ज कंसीडर नहीं किया जाएगा। आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स क्यों कंसीडर नहीं किया जाएगा? क्योंकि उसका फ्लक्स जीरो आता है। ठीक है, आउटसाइड जो रखा है चार्ज उसका फ्लक्स जीरो आता है। तो ये भी देखते हैं अपन आउटसाइड का जीरो कैसे आता है। तो पहले क्या करते हैं अपन, तो ये जो मतलब कैसे आया ना ये प्रूफ, ये अपना बाय कूलम्स लॉ या फिर कन्वेंशनल मेथड जो है अपना फ्लक्स निकालने का, उससे ये देखते हैं कि नेट फ्लक्स क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, या फिर नेट फ्लक्स जो है 1 बाय एप्सिलॉन टाइप्स नेट चार्ज कैसे आया। ठीक है, सपोज एक स्पेयर है, इसके अंदर एक चार्ज रखा है क्यू, ये स्पेयर है, स्पेयर का ये सरफेस है, स्पेयर का क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस किस चीज का होता है? जो 3D ऑब्जेक्ट है उनका, स्पेयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो या कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज सरफेस, और उसी को ही बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस, उसको ही बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, तो क्या करते हैं, ये स्पेयर दिया है हमें, उसके अंदर एक चार्ज रखा है क्यू, तो इसको बोलते हैं अपन इनसाइड, क्यू इनसाइड, क्योंकि चार्ज जो है इनक्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यू इनसाइड। जो भी चार्ज अंदर रखा है उसको क्यू इनसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन एक स्पेयर पे एक छोटा सा एरिया काटते हैं। ठीक है, स्पेयर पे एक छोटा सा एरिया काटते हैं और वहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो निकलेगी वो एरिया से। छोटा सा एरिया काटते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, सपोज ई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकलेगी। और इसका जो एरिया वेक्टर है, छोटा सा एरिया है डी ए, छोटा सा एरिया डी ए, तो उसका एरिया वेक्टर आएगा डी ए वेक्टर। ओके, छोटा सा एरिया है, एक छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है हर जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह स्पेयर का जो सरफेस है वो सरफेस पे थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, और एरिया वेक्टर एक छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर। ओके, और इसका फ्लक्स भी आएगा, छोटे से एरिया का फ्लक्स है इसलिए फ्लक्स आएगा डी फाई। ओके, छोटे से एरिया का फ्लक्स आएगा डी फाई। सो डी फाई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ते जाते हैं, छोटे छोटे एरिया जोड़ते जाते हैं, और अगर ये छोटे छोटे एरिया जोड़ के जो नेट फ्लक्स आएगा इसका क्या होगा, वो फाई, डी फाई सारे जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, नेट मतलब एक बड़ा सा फ्लक्स फाई होगा। और जो एरिया भी है, एरिया छोटे डी ए एरिया वेक्टर जोड़ के बड़ा एरिया वेक्टर बनेगा, जो उसका नेट एरिया वेक्टर होगा ए वेक्टर।
ओके, तो वैसे ही सपोज हमने एक यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, यहाँ पे एक छोटा एरिया ले लिया, से इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही क्यों ले रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि चार्ज, ये चार्ज क्यू है ना, चार्ज क्यू है सपोज, तो ये हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही देगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी इसकी, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक चार्ज हमने रखा है अंदर, हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये छोटा सा एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर डी ए, वैसे ही हर जगह पे लिया हमने, यहाँ पे लिया, यहाँ पे, हर जगह पे, ठीक है। तो ये जोड़ के हमें इसका नेट फ्लक्स निकालना है, तो इसको करते हैं इंटीग्रेट, छोटे एरियाज अगर जोड़ने हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के हम बड़ी करनी है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, हमें पता है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ओके, सो डी फाई का इंटीग्रेशन आ गया फाई, छोटे छोटे एरिया जोड़ के निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया फाई नेट इज इक्वल टू, ई को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, क्योंकि ई तो यूनिफॉर्म है ना अपना, ई यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, ई वेरिएबल नहीं है, तो ई को निकालते हैं अपन बाहर और अंदर रखते हैं डी ए। ओके, सो डी ए का इंटीग्रेशन, डी ए सारे डी ए छोड़ के ये हो जाएगा ए, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई डॉट ए मतलब क्या हो जाएगा, वो ई डॉट ए होता है, हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा लिखने की वजह कॉस जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एरिया वेक्टर और ई दोनों पैरेलल है, बल्कि सेम ही लाइन पे लिया हमने, तो पैरेलल है तो थीटा क्या होता है, जीरो होता है, अगर पैरेलल है तो थीटा जीरो होता है, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया ई ए, फाई नेट इज इक्वल टू ई ए। ओके, तो हाँ, और एक बात यहाँ पे क्या है कि सारे एरिया जो है हम छोटे छोटे एरिया जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे एरिया सारे टोटल थ्रू आउट द स्फीयर, सारे सरफेस के जोड़ रहे, मतलब ये पॉइंट से शुरू किए तो सारे जोड़ के ये पॉइंट पे आ रहे, मतलब कंप्लीट स्पेयर कर रहे हैं अपन टोटल एरिया, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। ये होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन, और साइक्लिक इंटीग्रेशन को ये ऐसे नोट करते हैं, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एक सर्कल बनाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। ओके, फाइनेट इज इक्वल टू आ गया अपना ई ए, फाइनेट ई आ गया, तो इसकी वैल्यूज रखते हैं, ई की वैल्यू हमें पता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर, इसका रेडियस आर, का रेडियस आर मान लेते हैं, चलो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, ई की वैल्यू लिख दी हमने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो ये डायरेक्टली हमने यहाँ पे रखी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू आर स्क्वेयर। ओके, और क्या एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है हमें पता है, एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या, 4 पाई से 4 पाई मर गया, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर मर गया, बचा क्या Q/एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया फाई नेट, और इसको क्यू को ही बोलते हैं क्यू इनसाइड, क्योंकि ये चार्ज हमने अंदर रखा है, इनसाइड चार्ज है ये, चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, तो उसको ही क्यू इनसाइड बोलते हैं। तो ये हो गया अपना नेट फ्लक्स थ्रू गॉस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू गॉस लॉ। तो समझ में आया,
तो यही हमने मतलब यहाँ पे लिख के रखा है, टोटल नेट फ्लक्स इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ये रिलेशन, क्योंकि क्या है कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है, चार्ज नहीं दिया तो चार्ज निकाल सकते, चार्ज दिया है हमें, एरिया दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे निकाल सकते। तो ये रिलेशन आप ये ध्यान में रखिए, फाइनेट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू इनसाइड क्या है, चार्ज enclosed by closed surface। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, ये तो हमें पता ही है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और क्यू नेट ये क्लोज सरफेस का क्यू नेट है, ठीक है, नेट फ्लक्स बाय नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ओके, मिटाएं। अब नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। चलो और एक यहाँ बातें यहाँ पे आपको बता दें, क्या है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, सपोज एक छोटा सा स्पेयर दिया है, इसके अंदर चार्ज क्यू रखा है, इसका नेट फ्लक्स क्या आएगा, इसका नेट फ्लक्स आएगा फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो अभी हमने देखा, पता है, ठीक है। एक बड़ा स्पेयर दिया है, दूसरा स्पेयर दिया है, इसका नेट फ्लक्स क्या आएगा, इसका नेट फ्लक्स भी सेम आएगा, ये आएगा ना, क्यू नेट अपॉन रेडियस इसका, सपोज इसका आर है, इसका रेडियस 2r है, और एक स्पेयर दिया है हमें, इसका रेडियस चलो 3r मान लेते हैं, 3r, ठीक है। तो नेट फ्लक्स ये छोटे स्पेयर का, बड़े स्पेयर का, या फिर उससे बड़े स्पेयर का, साइज कितना भी उस स्पेयर का, नेट फ्लक्स क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स यही आएगा। क्यों, मतलब इसका क्या है कि नेट फ्लक्स जो है वो साइज पे डिपेंड है, क्लोज सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साइज कितना भी हो। और नेक्स्ट बात और एक है, और शेप, सपोज यहाँ पे क्यूब दिया है, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, तो उसका फ्लक्स क्या आएगा, इसका भी फ्लक्स, नेट फ्लक्स वही आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक सिलेंडर दिया है, चलो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक चार्ज रखा है क्यू, इसका भी नेट फ्लक्स वही आएगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स जो है वो सरफेस, क्लोज सरफेस के साइज से या फिर शेप से कोई मतलब बदलता नहीं, या फिर उस पर डिपेंड नहीं करता, साइज और शेप पे नेट फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, नेट फ्लक्स आएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड मतलब उसके अंदर का नेट फ्लक्स होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए। क्यू इनसाइड मतलब नेट चार्ज या फिर रिजल्टेंट चार्ज। ओके, क्यू इनसाइड जो है, सपोज ये एक स्फीयर दिया है, इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है, +2q, और एक -q चार्ज है। तो बोला इसका नेट फ्लक्स निकालो, तो इसका नेट फ्लक्स कैसे आएगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर कितने चार्ज है, टोटल चार्ज लेना है हमें, टोटल इसका सम करना है। नेट चार्ज क्या है इसका, 2q + q - q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट क्या आ गया, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज द नेट फ्लक्स। तो नेट क्यू इनसाइड मतलब ये जो है, ये नेट चार्ज लेना है, ये नेट चार्ज, इसके अंदर जितना भी चार्ज है वो सारा नेट चार्ज लेना है। ओके, तो एक बात यहाँ पे लिख लो कि जो हमने अभी बोली कि नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस
is independent of size of closed surface। ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ क्लोज सरफेस। ये बात नोट करके रखो, साइज पे डिपेंड नहीं करता है नेट फ्लक्स। ठीक है, ओके। चलो एक बात और बताइए यहाँ पे, चलो ओके, इसके अंदर एक डाइपोल रखा है, इसके अंदर डाइपोल, ये स्पेयर है, ये डाइपोल है, तो इसका नेट फ्लक्स बताइए। नेट फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइपोल है मतलब क्या है, इसके अंदर दो चार्जेस है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है। डाइपोल पता है ना, डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सपोज 2l डिस्टेंस है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डाइपोल इसके अंदर है, इसके अंदर है मतलब एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, प्लस माइनस, तो नेट चार्ज क्या हो गया, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज 0, ये मर गया। सो नेट चार्ज अगर डाइपोल रखा है इसके अंदर कोई भी एक क्लोज सरफेस के अंदर, स्पेयर हो सिलेंडर हो कुछ भी, तो उसका नेट फ्लक्स जो है 0 आएगा। तो नेट फ्लक्स क्या किस पे डिपेंड है? इनसाइड चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो हमने क्या देखा था कि ये डिपेंड करता है सिर्फ इनसाइड चार्ज पे, आउटसाइड चार्ज पे क्यों नहीं डिपेंड करता है। चलो देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू, तो चलो इसका नेट फ्लक्स निकालो, ये इसका नेट फ्लक्स निकालो कितना आएगा इसका। इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बाहर रखा है। ओके, तो इसका नेट फ्लक्स निकालने के लिए सपोज ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही कुछ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ले ली, क्यू चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे। ठीक है, ये गई, ये पॉइंट इसको 1 बोलते हैं, इसको पॉइंट 2 बोलते हैं इसको। और यहाँ का एरिया वेक्टर क्या आएगा? एरिया वेक्टर कभी भी क्या होता है, सरफेस से आउटसाइड होता है। अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उससे आउटसाइड होता है एरिया वेक्टर इनसाइड नहीं होता। तो एरिया वेक्टर आउटसाइड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटसाइड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। और ये चलो छोटे से एरिया का है तो इसलिए डीए लेते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, आउटसाइड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, डीए वेक्टर। ओके, चलो तो इसका फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई नेट इज इक्वल टू, इसका फ्लक्स ई डॉट डी ए, इसको चलो 1 बोलते हैं, प्लस ई डॉट डी ए, और ये 0.2 है तो इसको 2 बोलते हैं। चलो ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा। देखिए अभी यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा मतलब इसका थीटा क्या आएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्शन में, और सेम लाइन पे एरिया वेक्टर अपोजिट है, मतलब पैरेलल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और डायरेक्शन उनका अपोजिट है। तो मतलब क्या आएगा, थीटा आएगा 180, ये ऐसा आएगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, 180 डिग्री। ओके, और ई डी ए इसका 0.2 का देखिए, डी ए और ई दोनों पैरेलल है, सेम लाइन पे ये समझो पैरेलल है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल सेम डायरेक्शन में तो 0। सो ई डी ए कॉस 0। ओके, सो ई डी ए कॉस 180 क्या आएगा, कॉस 180 -1, सो माइनस ई डी ए, और ये ई डी ए कॉस 0 +1 ई डी ए।
सो माइनस ई डी ए प्लस डी ए कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। नेट फ्लक्स क्या आ गया 0। तो कोई भी चार्ज अगर बाहर रखा है, ये चार्ज रखा होता है, चाहे यहाँ पे रखा होता, चाहे यहाँ पे बाहर चार्ज है, तो बाहर के चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स ऑन क्लोज्ड सरफेस 0 होता है, इसलिए बाहर का चार्ज हम कंसीडर नहीं करते। हाँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। कोई भी चार्ज अगर बाहर भी रखा है सरफेस के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, सिर्फ फ्लक्स 0 होता है। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फ्लक्स जो है अंदर के चार्ज जो रखा है वो चार्ज इनसाइड चार्ज ही लेते हैं, चार्ज इनसाइड लेते हैं, बाहर का चार्ज नहीं लेते। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो मिटा इसको। तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल तो नहीं है इस पे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पर वो हम लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। इसके बाद एक ग्रिफिथ्स बोल के साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने कुछ इसके लिमिटेशन बताए। तो इन्होंने क्या बताया कि गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल। गॉस लॉ जो है हमेशा अप्लीकेबल, हमेशा है, हर कंडीशन में अप्लीकेबल है, बट यूजफुल नहीं है, तो उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या कि हाँ अप्लाई कर सकते हो, पर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब यूजफुल नहीं है उतना, उससे अच्छा तुम किसी दूसरे मेथड से करो। तो ये इनका कहना है कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल। ओके, तो ग्रिफिथ चाचा ने क्या बताया, ग्रिफिथ चाचा ने बताया गॉस लॉ इज ऑलवेज applicable but not useful। ऐसा क्यों बताया उन्होंने, तो उसके उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए। तो उन्होंने क्या बोला कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस कोई भी एक गॉसियन सरफेस है, सपोज स्फीयर है, तो वो चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि लीनियर चार्ज वगैरह जो दिए है, लीनियर चार्ज या फिर मतलब सॉलिड चार्ज वगैरह है, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइंट चार्ज जो होता है वो अपना चार्ज। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस कोई भी है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर नहीं होता सिमेट्रिक, फिर भी गॉस लॉ एप्लीकेबल है बट यूजफुल नहीं है, मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वहाँ पे गॉस लॉ लगाना समझदारी की बात नहीं है, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इजीली उतना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने बोला कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी अगर लगाया तो यूजफुल रहेगा, वरना एप्लीकेबल तो हमेशा है। ओके, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस जो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक पॉइंट पे सिमेट्रिक होनी चाहिए। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिमेट्रिक होनी चाहिए
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगी तो ये हमें इजी जाएगा सॉल्व करने के लिए, या फिर भी एप्लीकेबल है बट यूजफुल नहीं है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट all points on Gaussian surface। Angle between electric field and area vector must be same at all points of Gaussian surface। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर जो होता है अपना, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, सपोज ये जगह पे 30 डिग्री एंगल है। ओके, तो इनका कहना क्या है कि हर जगह गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, यहाँ पे भी 30 30 30 30, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये हमें थोड़ा यूजफुल रहेगा यूज करने के लिए गॉस लॉ। वरना फिर भी एप्लीकेबल तो है, एप्लीकेबल ऑलवेज है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इन्होंने, और हाँ यहाँ पे हमें दो ही एंगल ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल है। हमारे सिलेबस में जो है दो ही एंगल है गॉस सरफेस, मतलब जो गॉस लॉ जो हम लगाते हैं, तो दो एंगल यूजफुल है। तो एक तो 90 डिग्री एंगल और 0 डिग्री, ये दो ही एंगल ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूजफुल है हमारे सिलेबस में। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 90 डिग्री या तो 0 डिग्री। ओके, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है और 0 डिग्री या तो पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो एक तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। ठीक है, वो तो देखेंगे प्रॉब्लम वाइज। ओके, चौथी बात क्या बताई इन्होंने, फोर्थ थिंग कि गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस शुड not pass through point charge। Gaussian surface should not pass through point charge। Gaussian surface जो है पॉइंट चार्ज से पास नहीं करना चाहिए। मतलब सपोज यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, तो गॉसियन सरफेस जो है ये पॉइंट चार्ज से पास नहीं करना चाहिए, तो ये चार्ज अंदर होना चाहिए। इसके मतलब पास सरफेस पे, एकदम सरफेस उससे पास कर रहा है, सरफेस का एज जो है पास कर रहा है उससे, ऐसे कंडीशन में पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए। पॉइंट चार्ज अंदर होना चाहिए, बाहर का तो पता नहीं, बाहर का तो हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसका नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। और वो पास भी नहीं करना चाहिए, या तो वो सरफेस ऐसा लेना चाहिए, वो चार्ज सरफेस के अंदर आना चाहिए, तभी ये लॉ लगाना हमें, गॉस लॉ लगाना हमारे लिए यूजफुल है। ओके, तो ये हो गया गॉस लॉ के बारे में। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स है और